रिवीजन करेंगे और जैसे आपको पता है फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकंड चैप्टर भी लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर है अपना आसपास के पदार्थ और सेकंड क्या है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, है ना, ठीक है। तो हमने जैसे पदार्थ देखे तो पदार्थ के बारे में लगभग हमें पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज कम बच्चे आए हैं तो हम सिर्फ आज रिवीजन करेंगे और कल से जो आगे की टॉपिक वो कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भौतिक अवस्था हमने पहले देखे आसपास पदार्थ में दो भागों में बांटे थे, कौन कौन से भौतिक अवस्था यानी फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर को, और एक कौन से रासायनिक प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बच्चों से देखे थे हमने इसको भौतिक अवस्था के एग्जांपल मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था जो डेली आए क्लासेस, है ना। और जो नहीं आए हैं वो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में, ठीक है। अपलोड है वीडियो। भौतिक अवस्था में यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसे कि हम एग्जांपल हमने देखे इसको तीन भागों बांटे थे, कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस, है ना। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का हम एग्जांपल देखे थे जैसे एक आइस क्यूब हम देखें, है ना। तो वैसे जो तीनों प्रोसेस में चलते हैं आइस क्यूब यानी हम लिए थे यानी एग्जांपल के जैसे हम इस विंटर सीजन देखें, हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर को यदि हम, है ना, यदि हम किसी छत या कहीं रखते हैं इस सीजन में तो उसमें जो है क्या हो जाते हैं आइस, यानी यदि हम कंटेनर वाटर लेकर हम किसी रूप पे छत में रख देते हैं, राइट। तो हमें 4 बजे तक देखने को मिलता है कि उसमें आइस क्यूब जम जाता है, यानी आइस यानी बर्फ जम जाता है, राइट। बर्फ जम जाता है जैसे उसमें सन के सनलाइट पड़ता है मॉर्निंग टाइम, है ना, सन की किरणें पड़ते हैं और 7-8 टाइम तक सन के प्रकाश पड़ने के कारण जो है वो आइस क्यूब में रहता है क्या, ठोस रहता है क्या, नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में, लिक्विड में, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद यदि हम कंटेनर को वहीं रहने दें पूरा डे यानी दिन, है ना, पूरे डे वहीं रहने दें और उसके बाद हम जब वो डे पूरे रहने दें जब हम वो कंटेनर में हम जो बर्तन लिए थे पानी इसमें, है ना, तो यदि हम शाम टाइम ऐसे उसे देखें इवनिंग टाइम, है ना, तो क्या कंटेनर में पानी रहेगा बच्चों, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना, है ना। उसके बाद देखें हम जैसे देखें ये मार्कर पेन है ना, मार्कर पेन है, ये ठोस है कि सॉलिड है, आज भी दिखेगा ऐसे, कल भी ऐसे दिखेगा, ऐसा तो नहीं कि इसका शेप चेंज हो जाए, आकार चेंज हो जाए, और ये कल भी इतना स्थान करेगा, आज भी इतना स्थान करेगा। जैसे मैं एक मार्कर पेन यहाँ बोर्ड में रखता हूँ, है ना, तो बोर्ड के चारों जो स्थान है घेर है, कल भी इतना ही घेरेगा, ऐसे तो नहीं है कल कम ज्यादा घेरेगा, नहीं ना, उतना ही घेरेगा, ठीक है। तो इसी को इसका आयतन बोलते हैं। तो हम किस, और जैसे ये देख रहे हैं बोर्ड है ना, जो व्हाइट बोर्ड है जो अपने स्थान जितना ही घेर रहा है कल उतना ही घेरेगा, ऐसे तो नहीं कम ज्यादा घेरे, तो सॉलिड का एग्जांपल है ना। आप देख रहे हैं बॉक्स है, बहुत सारे चेयर देख रहे हैं, सभी क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है ना। तो इसका हम कह सकते हैं इसका जो वैल्यूम होता है और आयतन, है ना, आने आकार और आयतन, तो इसका निश्चित होगा, आयतन निश्चित होता है और आकार भी, जैसे आज का इसका आकार भी इतना ही है कल भी इतना ही दिखेगा, आयतन यानी इसका जितना स्थान गिरता है उसी को हम आयतन बोलते हैं, कल भी इतना ही गिरेगा आज इतना ही गिरेगा। उसके बाद हम देखें द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड यानी मैं इसका एग्जांपल दिया था आप लोग को जब से वैसे कि यदि हम एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में कुछ पानी लेते हैं, है ना, कुछ क्वांटिटी में यानी आधी बॉटल ले लें हम वाटर, ठीक है, आधी बॉटल यदि हम वाटर ले लें और यदि हम वाटर को हम यदि अलग अलग शेप के वाटर ले लें या कुछ कंटेनर ले लें, कुछ बर्तन ले लें, है ना, तो आधी बॉटल पानी लिए, वो पानी को यदि हम बॉटल को उल्टा पलट दें तो उसका आकार में तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं अपने को, है ना। और आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझाया है, ये नहीं देखें वो जाकर देख सकते हैं, है ना। और यदि हम वो पानी को यदि हम कोई गिलास में ले लें या कोई बर्तन का शेप आकार ले लेता है, उससे आकार चेंज हो जाता है ना, यानी फैल जाता है, उसी में बर्तन में तो बर्तन का आकार ले लेगा यानी फैल जाएगा, लेकिन उसका पानी का जो वैल्यूम है यानी आयतन वो चेंज होता है क्या, नहीं, उतना ही रहेगा। हम दोबारा पानी को बॉटल भरे तो उतना ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कम या ज्यादा उसका वैल्यू, नहीं ना, निश्चित रहता है। तो निश्चित वैल्यूम उसका निश्चित आयतन तो निश्चित रहता है द्रव का, है ना, लिक्विड का, लेकिन उसका आकार चेंज रहता है, यानी तो हम कह सकते हैं डेफिनेट वैल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप, है ना, मतलब डेफिनेट आयतन यानी निश्चित आयतन और अनिश्चित आकार, ठीक है। उसके बाद हम देखें माय डियर गैस। अब गैस की हमने सबसे अच्छा आपको समझाया था, जैसे यहाँ कॉर्नर है बहुत सारे, ऐसा तो नहीं है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहीं अलग अलग कॉर्नर में हो, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है,
ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ ऑक्सीजन भी फंसती है, मतलब गैस बहुत सारे नाइट्रोजन भी फंस देती है, सब मिक्स है, राइट? मिक्स है ना? तो मिक्स है यहाँ गैस जैसे, तो हमें पता है कि उसके आयतन और आकार हमें पता नहीं कितना बड़ा इसका साइज है ना? लेकिन हम जब कहीं बाहर चलते हैं या कहीं आते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा जो है, एयर जो है फ्लो हो रहा है ना? पता चलता है कि किस दिशा में, यानी डायरेक्शन में उसका फ्लो हो रहा है, राइट? लेकिन हम देख पाते हैं कि कौन सा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? नहीं ना, नहीं दिखाई देता अपने। तो क्या हम ये है कि जो अवेश होता है हमारे, तो उसका जो आयतन और आकार होता है वो अनिश्चित होता है, नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वैल्यू, राइट? नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वैल्यू। तो उसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है ना, अनिश्चित होता है, राइट? तो गैस का आयतन और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो उसके बाद ये देखे थे, उसके बाद हमने बहुत सारे जिसको और बहुत से कॉन्सेप्ट समझे थे, और है ना? तो उसका यदि हम रासायनिक अवस्था को मैंने समझाया था, जैसे हम रासायनिक अवस्था है ना, यानी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम बात करें आइडिया, है ना? तो हमें यदि केला लें या बनाना, है ना, और बनाना लेने के बाद यदि हम उसे हम अपने घर में कुछ दिनों तक रख दें, ऐसे खाएं ना, तो उसमें कीड़वन लग जाना, आने केले का सड़ना, राइट? सड़ता है, खराब हो जाता है, तो क्या उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? हम खाना खाते हैं, राइट? हम खाना खाते हैं तो खाना भी हमारे डाइजेशन होता है, खाना खाते हैं, भोजन करके डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, तो भी इसमें क्या हमें रासायनिक परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं? होता है रासायनिक परिवर्तन, है ना? उसके बाद हम बेस्ट एग्जांपल आपको एक अच्छे से समझाना चाहूंगा मैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सामग्री चाहिए रहते हैं हमें बहुत से, जैसे हमें बर्तन, है ना, कुछ कंटेनर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शक्कर चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए कुछ क्वांटिटी में, है ना? उसके बाद हम उससे तीनों को चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद आपको देखते हो तो शक्कर घुल जाता है, चाय पत्ती घुल जाता है, चाय बन जाती है, प्रिपेयर हो जाता है चाय, ठीक है? तो हमें उसको बनाने के लिए पहले हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद हम चाय बनाते हैं। तो क्या वो चाय बनने के बाद क्या आप लोग शक्कर को अलग कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं ना, चाय पत्ती को, तो एक रासायनिक परिवर्तन है उसमें भी, चाय का बनना, है ना? तो बहुत सारे जैसे हम खाना गिराते हैं, है ना? उसके बाद फल देख लो आप, फल में कीड़वन लगते हैं, जैसे सेब में भी, ये सब चीजें बहुत सारी देखने को मिलता है अपने को, है ना? उसके बाद देखें हम शुद्ध पदार्थ हमने देखे थे, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, है ना? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर सब्सटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस हम पढ़े थे, एलिमेंट यानी तत्व होते हैं, ये अणु यानी होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना? मॉलिक्यूल्स, और कंपाउंड यानी होते हैं यौगिक। तो हमने तत्व यानी एलिमेंट यानी मैंने बताया था, एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है? एलिमेंट है, है ना? एलिमेंट है। उसके बाद हम अणु देखें तो अणु जैसे मैं बोला, जैसे अणु, अब अणु हम किसे कहते हैं? जैसे H2 है, 2 H है ना? दो H मिलकर H2 बनाए, 2 ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाए, तो ये क्या है? अणु है, यानी मॉलिक्यूल्स है ना? मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद हम देख रहे हैं यौगिक कंपाउंड, है ना? यौगिक कंपाउंड के लिए हम बात करें आइडिया, तो यौगिक कंपाउंड हम किसे कह सकते हैं? जैसे हम ले लें C+H4 ले लें, और इनका हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ बन जाएगा CH4 यानी मीथेन, राइट? मीथेन बना। मीथेन में जैसे हम देखें यहाँ 4 कार्बन, क्यों? हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन की होते हैं, जो आउटर सेल में यानी उपकक्ष में, है ना, उसके आउटर सेल में कितने सेल होते हैं? 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये नहीं होता, ये समझाया था मैंने, ठीक है? तो इसे हम यौगिक कहते हैं, राइट? यौगिक जैसे हम बोले CO2, ये क्या है? यौगिक है। 2 है ऑक्सीजन और कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? यौगिक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर में हम देखें समागी होता है और विषमागी होता है। समागी यानी होमोजेनियस, विषमागी यानी हेटेरोजेनियस, राइट? हेटेरोजेनियस, समागी यानी किसे? होमोजेनियस, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डियर, और विषमागी यानी होता है हेटेरोजेनियस, राइट? अब होमोजेनियस का हम बात करें यानी समागी की बात करें हम डियर, तो समागी में हम देख लें, जैसे समागी में देख लें माय डियर, फिर समागी में हम देख लेते हैं समागी में वाटर ले लें एक गिलास में, है ना, और एक शुगर ले लेते हैं, यानी चीनी ले लें और पानी ले लें, पानी एक गिलास में लेते हैं और चीनी को हम घोल देते हैं। तो क्या घुलने के बाद चीनी का शेक करने के बाद क्या आपको चीनी दिखाई देता है उस गिलास में? नहीं, ओनली वाटर दिखाई देते हैं,
क्या आप चीनी को अलग कर सकते हो? नहीं। तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस यानी, है ना, सॉरी समागी यानी वाटर में चीनी को घोल, चीनी लिए नमक ले सकते हैं अपन, है ना, इसके स्थान पे है होमोजेनियस में, है ना, होमोजेनियस में से वाटर लेते हैं, वाटर के साथ हम यदि नमक को घोलें तो घुल जाता है, ये क्या है? समागी है ना, यानी होमोजेनियस, राइट। उसके बाद हम बात करें विषमागी। विषमागी यानी हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस में जैसे हम देखें वाटर लाइन, है ना, वाटर लाइन यानी H2O, है ना, H2O प्लस ले लें हम, जिसको रेत या सैंड, है ना, रेत ले लें और वाटर के साथ यदि हम रेत को घोलें तो क्या रेत घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। विषमागी यानी जैसे हम कहते हैं माय डियर वाटर ले लें, है ना, वाटर लें और वाटर के साथ हम किसको ले लें? रेत, है ना, वाटर यानी पानी के साथ हम रेत को घोलेंगे, क्या रेत पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। डिजर्व होगा वाटर में, रेत नहीं ना, नहीं घुलेगा। यदि हम इसको शेक करें, घुमाने के बाद देखें तो भी रेत जो है सॉलिड होता है, वो नीचे बैठ जाता है ना। और हम पानी और वाटर रेत को अलग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चीनी और वाटर अलग कर सकते हैं घोलने के बाद? नहीं कर सकते। तो ये समागी का एग्जांपल हो गया। विषमागी की हम बात करें तो हम लेंगे एक गिलास में वाटर और उसके साथ रेत घोल दें, घुलेगा रेत? नहीं। बाकी हम इसको घुमाने के बाद रेत नीचे बैठ जाता है, सॉलिड पार्ट होता है, ठोस पार्ट होता है ना, और उसको हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं। तो ये थे इसके एग्जांपल, है ना। और आज बच्चे भी नहीं है तो ठीक है, रिवीजन ये था। और ऐसे तो नहीं आप लोग क्लास बंक नहीं करना है। यदि होमवर्क याद हो तो बता दो, फिर कैसा करें? बोलो बोलो, अच्छे से बोलो, आना चाहिए बात। अरे समझ में नहीं आता होगा तो बता दो फिर। तुम देख रहे हो ना, इतने सारे बच्चे लाइन लगे हैं फिर पढ़ाने के लिए। देख तो आज भी इतने सारे बच्चे हैं, पता नहीं बताओ आपको यहाँ से पहुँचने से लेकर शाम पूरे डे कोई ना कोई बच्चे आते रहते हैं। कल तो कॉमर्स वाले आए, कॉमर्स वाले बोलते हैं भैया आप बायो कॉमर्स पढ़ाते हो। तो मैं कहा मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, है ना। अब कॉमर्स वाले ऐसे तो नहीं है ना कि जो बच्चे को इंटरेस्ट हो म्यूजिक में, अब वो म्यूजिक अच्छा सिंगर अच्छा कर रहा है, सिंगिंग, है ना। अब कहे कि हम हाई करके सिंगिंग अच्छा आता है, आप एजुकेशन पीछे कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है ना, जिस चीज में इंटरेस्ट है वही चीज में ज्यादा बेटर कर पाएगा वो। तो जैसे मेरे को बच्चे को शायद आप लोग कोई 9th की क्लास के बच्चे बताए होंगे अच्छा पढ़ाते हैं, तो बोले भी आपने सर पढ़ाते हो पढ़ना है, तो मैं बोला क्या पढ़ना है, तो वो लोग बोले कॉमर्स, आप बायो कॉमर्स पढ़ाते हो क्या? तो मैं बोला यार कॉमर्स नहीं पढ़ाता, मैं बायो पढ़ाता हूँ, है ना। तो मेरे कहने के ये था कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो ज़्यादा अच्छे से मैं साइंस समझा पाऊंगा, केमिस्ट्री मेरे मेन सब्जेक्ट, केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, है ना। और जैसे मैंने पहले इन लोग कुछ बच्चे मेरे से मैथ्स पढ़े हैं, तो मैं 9th 10th मैथ्स भी पढ़ाता हूँ कभी कभी, है ना, मैथ पढ़ाता हूँ। प्लस मैंने मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा भी आप लोग पढ़े हो, है ना, जो डेली क्लास अटेंड किया, डेली मेरी क्लास में अच्छी बात है क्योंकि डेली क्लास में हर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कम है ना, तो अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा अच्छा साइंस से पढ़ा पाऊँगा आपको, है ना। और यदि आपको नहीं पढ़ना हो तो बता दो, इतने सारे बच्चे हैं जहाँ मैंने पहले ही पढ़ा है, तो पढ़ने के लिए ऑलरेडी मुझे बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं उनको ही पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो यदि आपको कोई दिक्कत हो होमवर्क ये समय नहीं मिलता हो, है ना, और मेरे क्लास में भारी लगता हो, तो हम मेरे बात किसके रहते हैं, अपने कृष्ण सर जी का क्लास रहता है ना, कृष्ण सर का, तो उनका करा लो। और कृष्ण सर का भी अच्छे से पढ़ा करो यार, वो 15 किलोमीटर दूर से आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, है ना। पेट्रोल भी खर्च करते हैं कि नहीं सर? पेट्रोल लगता है ना स्कूटी में उनके, है ना। सर का मैरिज हो गया क्या? हो गया ना। तो देखो 10 बजे तक 8 बजे से आपको पढ़ाते हैं, 10 बजे 10-11 बजे यहाँ से जाते हैं, जाके खाना खाते होंगे, है ना। यही तो भागदौड़ रहता है कि रात में जाने में ना बहुत डर लगता है जैसे गुजरने में, क्योंकि थोड़ा जंगल पड़ता है ना फॉरेस्ट एरिया, तो इतने दूर से आते हैं सर, है ना, 15 किलोमीटर दूर से आपको पढ़ाने के लिए, तो उनका भी अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़े, अच्छा तो पढ़ते हो और अच्छे से पढ़ा करो, है ना। क्योंकि देखो मेरे तो इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ाने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कृष्ण सर भी अच्छे से पढ़ा करो क्योंकि इतने दूर से आते हैं 15 किलोमीटर दूर से, है ना। तो उनका भी अच्छे से होमवर्क किया करो, मस्त सर को खुश रखा करो। देखो वो इतने दूर से आते हैं, ऊपर से उनका मैरिज हो गया है ना, तो बाकी दिक्कत भी रहता है, शायद उनको मैं भी डांटते हो जिस तरह से आते हो, जब बच्चों को पढ़ा के जल्दी आ जाया करो, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम तो नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कभी 12 बजे रात में भी जाएंगे 3 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अकेले खुश हैं ऐसे लाइफ में, लेकिन सर का दिक्कत है ना।
कुछ हो गया तो फिर कहेंगे आपने खुद बच्चों को पढ़ाने के 15 किलोमीटर रात में, दिक्कत है कि इसलिए अच्छे से ऐसा करो यार, फनी होना चाहिए है ना। तो अच्छे से पढ़ा करो सर का भी, है ना। मस्त, क्योंकि इनको दिक्कत है, जाके खाना भी खाना रहता है सर, पढ़ाने भी रहता है, गैस भी पढ़ाते हैं अलग से, यहाँ आप लोग 12 बजे खाते हैं। हाँ, कभी क्या दिक्कत आ जाए, इतना दूर आते जाके बाइक पंचर हो जाए, है ना। अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है।